अब हम बात करेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट की, या जिसको हम कह सकते हैं प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट। अब ये कंसेप्ट क्यों आया, मुझे दिमाग लगा के बताओ। अब मैम ये कंसेप्ट इसलिए आया क्योंकि गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट ये कहती है कि आपने अगर लोन लिया तो आपकी हाउस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में जो भी आपने लोन लिया उसकी जब भी इंटरेस्ट की पेमेंट करोगे उसकी हम आपको डिडक्शन दे देंगे। यही चीज है। मेरा इंटरेस्ट और लोन का कंसेप्ट क्या कहता था कि भाई मैंने हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया, अब लोन का जो इंटरेस्ट है जो मैं पे कर रही हूं या मैं पे करूंगी, आउटस्टैंडिंग जो है उसकी मुझे 24B के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी, मतलब मैं अपनी इनकम में से माइनस कर सकती हूँ। पर क्या हुआ, अगर लोन मैंने पहले लिया हो, मतलब मेरी हाउस प्रॉपर्टी बनने से पहले लिया हो, क्योंकि प्रोविजन तो यही कहता है ना कि हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया तब जाके उसका इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी। पर अगर लोन मैंने पहले ले लिया, हाउस प्रॉपर्टी बनने से पहले ले लिया, तो उस इंटरेस्ट का क्या होगा, अगर मैंने इस टाइम पीरियड में इंटरेस्ट पे किया तब क्या हुआ, मैंने लोन लिया इस टाइम फ्रेम में, इस वाले टाइम फ्रेम में, मेरी हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई इस टाइम फ्रेम में, इसके बीच के इंटरेस्ट का क्या होगा, आप मुझे ये बताओ। क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोविजन क्या कहता था, देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको ये पढ़ाया था इंटरेस्ट और लोन अलाउ तभी होगा अगर वो लिया गया हो हाउस प्रॉपर्टी के लिए। भाई आपकी हाउस प्रॉपर्टी बनकर तैयार ही नहीं हुई, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो क्या वो आपकी प्रॉपर्टी बनकर तैयार हो गई? नहीं, प्रॉपर्टी बनकर तैयार हुई नहीं तो वो हाउस प्रॉपर्टी है ही नहीं। अगर हाउस प्रॉपर्टी है ही नहीं तो उसका इंटरेस्ट और लोन भी मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोविजन क्या कह रहा था कि इंटरेस्ट और लोन की डिडक्शन तभी मिलेगी जब वो हाउस प्रॉपर्टी के लिए हो। हाउस प्रॉपर्टी ही नहीं है तो इंटरेस्ट और लोन की डिडक्शन भी नहीं मिल रही। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट प्रोविजन लेकर आई, किस चीज का प्रोविजन लेकर आई, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का। गवर्नमेंट क्या कहती है, कहती है सिंपल सी चीज, जब आपकी हाउस प्रॉपर्टी बनके तैयार हुई और जब आपने लोन लिया था, इसके बीच के टाइम फ्रेम में आपने जितना भी इंटरेस्ट पे किया होगा वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी बनने के 5 सालों में, अगले 5 सालों में हम वो इंटरेस्ट भी अलाउ कर देंगे। समझ में आया? तो देखो यही चीज यहाँ पे लिख रखी है, इंटरेस्ट बिफोर द ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड। जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई उसके ओपनिंग को छोड़ के पिछले जितने टाइम पीरियड में आपने जो भी इंटरेस्ट पे किया था, इट इज अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। उस इंटरेस्ट को मैं 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे दूंगी उस साल से जिस साल कंस्ट्रक्शन आपकी कंप्लीट हुई। तो जिस साल आपकी हाउस प्रॉपर्टी बनके तैयार हुई उस साल आप कितना इंटरेस्ट अलाउ करवा सकते हो, जो आपकी इंस्टॉलमेंट देनी थी इंटरेस्ट की वो तो आप दोगे ही, पर उस सेम ईयर का इंटरेस्ट और लोन भी दोगे। अगर मैं आपको सिंपल चीज एक एग्जांपल से समझाऊं तो ये चीज समझो कि लेट सपोज एक एग्जांपल से समझो कि मैंने लोन लिया था। लोन कब लिया था मैंने, मैम लोन लिया था 1 अप्रैल 2015 में। लेट सपोज मैंने लोन लिया था 1 अप्रैल 2015 में। मैंने हाउस प्रॉपर्टी जो थी, वो मेरी हाउस प्रॉपर्टी जो थी वो उसके कंस्ट्रक्शन के लिए लिया। और हाउस प्रॉपर्टी मेरी कंप्लीट कब हुई, हाउस प्रॉपर्टी मेरी कंप्लीट हुई है 31 दिसंबर 2019 में। लेट सपोज मेरी हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई 31 दिसंबर 2019 में। अब इस टाइम पीरियड के बाद जितना भी मैं इंटरेस्ट पे करूंगी वो सारा इंटरेस्ट मेरे को 24B में अलाउ हो जाएगा, बिकॉज वो हाउस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में जो लोन लिया था उसका इंटरेस्ट है। पर क्या होगा, 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 दिसंबर 2019 के बीच का जो मैंने इंटरेस्ट पे किया उसका क्या होगा, उसकी डिडक्शन कैसे मिलेगी। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि इस सारे इंटरेस्ट को मैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट मान लूंगी, कि हाउस प्रॉपर्टी बनने से पहले का इंटरेस्ट। पर इसके अंदर भी एक कैच है। इसके अंदर कैच क्या है, मैं यहाँ पे 31 दिसंबर तक का नहीं लूंगी, मैं यहाँ पे लूंगी एक बीच की डेट का। और वो बीच की डेट क्या है, जिस साल मेरा वो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ उस तक की मैं इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करूंगी, क्योंकि वो इस पीरियड का तो इंटरेस्ट ऑब्वियसली इस इंटरेस्ट के अंदर आ ही जाएगा। देखो इसके अंदर यही लिखा, इंटरेस्ट बिफोर द ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड। जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, कंस्ट्रक्शन मेरी कंप्लीट हुई 2019-20 के अंदर, तो उस साल से पहले वाले सालों में जितना भी इंटरेस्ट था वो सारे इंटरेस्ट को मैं टोटल करूंगी, डिवाइड बाय 5 करूंगी, और अगले 5 सालों के लिए वो 1/5 इंस्टॉलमेंट जो थी वो मेरी अलाउ होती चली जाएगी। एक चीज बस आपको ध्यान में रखनी है कि जिस साल आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है उसके साल, उससे जितना भी इंटरेस्ट आपने पे किया था बिफोर द ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड, जिस साल कंप्लीट हुई उस साल को छोड़ के, उस साल को छोड़ के उससे पहले वाले सालों में जितना इंटरेस्ट आपने पे किया था वो सारा आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ होता चला जाएगा।
इसका एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी चीजें, जिससे हमें चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। बस हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का कंसेप्ट इतना सही था कि भाई गवर्नमेंट के पास हम गए, हम ये कह रहे कि भाई लोन तो हमने पहले ले लिया, हाउस प्रॉपर्टी बाद में तैयार हुई, आपका प्रोविजन ये कहता है कि हाउस प्रॉपर्टी बनेगी, उसका इंटरेस्ट जो होगा वो हम अलाउ कर देंगे, तो उसके बीच के पीरियड का क्या करूं मैं, उसका बदल मेरे को डिडक्शन दो। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि जब आपकी हाउस प्रॉपर्टी बनके तैयार हो जाएगी, उसके अगले 5 सालों के अंदर आपने जो भी पहले इंटरेस्ट पे किया था उसकी डिडक्शन लेते चले जाना, 1/5 आप लेते चले जाना। तो बेसिकली मैं कितना, मेरा कितना इंटरेस्ट अलाउ होगा, कोई मुझे बताएगा मेरा इंटरेस्ट कितना अलाउ होगा। मैम जो मेरी इंस्टॉलमेंट थी वो, जो मेरी इंस्टॉलमेंट 1/5 इंस्टॉलमेंट थी वो पिछले सालों की, पिछले सालों में जो भी मेरा इंटरेस्ट मैंने दिया डिवाइड बाय 5 किया, 1/5 इंस्टॉलमेंट वो, और उस सेम ईयर का जो इंटरेस्ट लोन है वो, दोनों चीजें मुझे अलाउ हो जाएंगी, दोनों चीजें मुझे अलाउ हो जाएंगी। इस साल का जो इंटरेस्ट मैं पे कर रही हूँ वो तो अलाउ होगा ही होगा, पिछले सालों में जो पे किया था उसका 1/5 भी मुझे अलाउ हो जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं, हमें ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगी चीजें। मिस्टर सचिन टुक अ हाउसिंग लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। लोन कहीं से भी लो, हमें कोई मतलब नहीं है, एक उसने लोन लिया, कब लिया, 1 अक्टूबर 2022 को, अक्टूबर 2022 को उसने एक लोन लिया, कितने का लिया, 20 लाख रुपीज का लोन लिया, 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी कब कंप्लीट हुई, हाउस प्रॉपर्टी इसकी कंप्लीट हुई है 10 दिसंबर 2024 पे। हाउस प्रॉपर्टी कब कंप्लीट हुई, 10 दिसंबर 2024 पे। तो अब एक चीज मैंने आपको क्या बताई थी, जिस साल आपकी हाउस प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई उससे पहले वाले सालों में, ये साल कब स्टार्ट हुआ था, ये साल स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2024। तो इस वाले इंटरेस्ट को तो भूल जाओ, इसके पहले वाले सालों में जितना भी इंटरेस्ट था उस इंटरेस्ट का लगा दो टोटल, टोटल लगाने के बाद डिवाइड कर दो 5 से, और 1/5 पोर्शन जो था हर साल आपको अलाउ होता चला जाएगा, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट करना है द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर 24-25। कोई बात नहीं, कैलकुलेट कर देते हैं कितना इंटरेस्ट मेरा बनकर आ रहा है। ये चीज समझ में आ गई कि भाई मेरा जितना भी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जितना भी इंटरेस्ट था वो 1/5 मेरे को अलाउ होता चला जाएगा नेक्स्ट मंथ में, जिस दिन मेरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो, ठीक है। आपको इसको प्रेजेंटेशन करके कैसे दिखाना है, आप यहाँ पे समझो प्रीवियस ईयर कौन कौन से आपके कवर हो रहे हैं। प्रीवियस ईयर आपका एक तो कवर हो रहा है 22-23 का, क्योंकि 22-23 में आपने लोन लिया था, 23-24 का, और आपका 24-25 का जिस टाइम पे आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा मैम, 20 लाख का 9%। पर क्या पूरे साल का होगा, क्योंकि 9% तो पर एनम है, अगर कुछ भी स्पेसिफाइड ना हो तो इसका मतलब वो रेट जो है वो पर एनम का है। नहीं मैम 6 मंथ्स का होगा, क्योंकि 1 अक्टूबर को ही तो लोन लिया था, 6 महीनों का तो इंटरेस्ट लगेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1,80,652 90,000 रुपीज का इंटरेस्ट मेरा निकल कर आ गया। सिमिलरली इस केस में भी 20 लाख का 9% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,80,000। इस केस में भी 20 लाख का 9% कितना हो जाएगा, 1,80,000। कौन बच्चा मुझे बताएगा कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब तक था, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब तक था। क्या प्री कंस्ट्रक्शन, मैं 2 डेट्स बताती हूँ, देखते हैं कौन सा ही बताता है। क्या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मेरा 31 मार्च 2024 तक था, या फिर 10 दिसंबर 2024 तक था। मुझे ये बता दो कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब तक था, 31 मार्च तक था या फिर 10 दिसंबर तक था। जो बच्चे कहते हैं 10 दिसंबर, बेटा आपको प्रोविजन फिर से पढ़ना है, और जो बच्चे कहते हैं 31 मार्च, उनको बिल्कुल कंसेप्ट समझ में आ चुका है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया कि आपको देखना है जिस साल आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई इससे पहले सालों में जितना आपने इंटरेस्ट पे किया। भाई मेरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी 10 दिसंबर को, तो 24-25 का तो ईयर ही कंसीडर नहीं करना, इसके पहले सालों में, इसके पहले सालों में जितना भी इंटरेस्ट पे किया वो सारा मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में आता है। तो मतलब ये दोनों इंटरेस्ट मेरे कहाँ जाएंगे, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में। ये दोनों इंटरेस्ट कहाँ जाएंगे, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में। डन, ये चीज क्लियर होगी, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में कितना जाएगा, ये चीज क्लियर होगी, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में कितना जाएगा, कितना होगा ये टोटल, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कितना हो गया, ये मेरा, ये हो गया मेरा 90,000 प्लस 1,80,000, कितना हो गया 2,70,000। कितना ला होगा, डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 54,000 रुपीज का इंटरेस्ट जो था पर एनम मुझे माइनस करने को मिलेगा, पर एनम मुझे माइनस करने को मिलेगा। तो कितना इंटरेस्ट अलाउ होगा
फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 क्या बताया था कितना अलाउ होगा मैम? जो 1/5 वाली इंस्टॉलमेंट है और उस सेम ईयर का जितना इंटरेस्ट बन रहा है, 1/5 वाली इंस्टॉलमेंट कितनी आएगी? 54,000 प्लस इस सेम ईयर में इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं? 1,80,000। 54,000 प्लस 1,80,000 ये आपका टोटल इंटरेस्ट निकल कर आएगा। ठीक है, ये कितना बन रहा है? 4,513 234 2,34 चेक करना, यही बन रहा है। होपफुली आपका ये आंसर बनेगा। तो इंटरेस्ट जो अलाउ हो रहा है प्रीवियस ईयर 24-25 में कितना हो रहा है? 2,34,000 रुपीज। 2,34,000 रुपीज। ये चीज क्लियर होगी। हमेशा याद रखना प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब तक लेंगे? जिस साल मेरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, वो जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, जिस साल मेरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई उससे पहले सालों में जितना इंटरेस्ट पे किया है वो मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है, प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट कहलाएगा। उस साल तक का मत लेना। 31st या कौन से तक बना था? 10th दिसंबर 2024 तक नहीं होगा। ये मेरा उस साल तक होगा, प्रीवियस ईयर के उस साल तक। ठीक है, पहले वाले सालों में होगा। डन है? तो इंटरेस्ट अलाउ कितना होगा प्रीवियस ईयर 24-25 में? मैम जो 1/5 मेरी बन रही थी 54,000 की वो, और 1,80,000 जो मैं इस साल पे करूंगी, ये पूरा 2,34,000 मेरा अलाउ हो जाएगा। अगर ये प्रॉपर्टी मेरी कौन सी प्रॉपर्टी है? अगर ये मेरी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो। अगर सिमिलर केस में ये मेरी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होती तो मैम दो चीजें होती। अगर मैं 115 बीएससी ऑप्ट कर रही होती, अगर मैं 115 बीएससी ऑप्ट कर रही होती तो कितना इंटरेस्ट अलाउ होता? जीरो, निल। और अगर मैं 115 बीएससी ऑप्ट नहीं कर रही होती तो दो केसेस होते हैं कि अगर तो वो मेरी तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती तो मैक्सिमम 2 लाख रुपीज, और अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो मैक्सिमम 30,000 रुपीज का ही मैं इंटरेस्ट क्लेम कर पाती। ठीक है, 2,34,000 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस के अंदर तो मैं वैसे भी नहीं कर पाती। मैक्सिमम 2 लाख या फिर 30,000, डिपेंडिंग कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की तीन कंडीशन फुलफिल हो रही है या फिर नहीं हो रही, और ऑल्सो वो 115 बीएफसी को ऑप्ट आउट कर रहे हो। अगर ऑप्ट इन कर रहे हो तो कितनी डिडक्शन मिलेगी? जीरो, इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी है तो 2,34,000 पूरा का पूरा ही अलाउ हो जाता। एक चीज अब मुझे आपको बतानी है, कंसेप्ट ऑफ वैकेंसी। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ वैकेंसी। बहुत बार क्वेश्चन में ये लिखा आता है कि आपकी वैकेंट हो गई वो प्रॉपर्टी। तो वैकेंसी का मतलब क्या है? वैकेंसी का सिंपल सा ये मतलब है कि घर पे ताला लगा हुआ है। घर पे ताला लगा हुआ है। जब भी वैकेंसी का कंसेप्ट आए ध्यान रखना कि घर पे ताला लगा हुआ है। अब अगर ताला लगा हुआ है तो ना आप रह रहे हो उसके अंदर और ना ही टेनेंट रह रहा है। घर पे अगर ताला ही लगा हुआ है तो इसका मतलब कोई घर पे रह ही नहीं रहा। यही चीज है कंसेप्ट ऑफ वैकेंसी। घर पे ताला लगा हुआ है, ना आप रहते हो ना टेनेंट रहता है, कोई नहीं रहता। अगर वैकेंसी का ये कंसेप्ट आता है तब हम क्या करते थे? हम एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर लिया करते थे। ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे फेल हो जाएगा। ये कंसेप्ट हमें यूज नहीं करना। अगर हमारी वैकेंसी की बात आती है, वैकेंसी से याद रखना ताला, कि घर पे ताला है, ना आप यूज कर रहे हैं ना टेनेंट यूज कर रहा, घर कोई यूज नहीं कर रहा, बंद पड़ा है घर। तो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रेंट कुछ भी नहीं लेते। हम सिंपल सी दो कैलकुलेशन करते हैं। हम क्या देखते कि एक्सपेक्टेड रेंट जो है, क्या मेरे एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट को मिला के ज्यादा है? मतलब जो मेरा एक्चुअल रेंट है और वैकेंसी रेंट है, क्या वो मेरे एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है? अगर ज्यादा है तो जीएवी मेरी एक्चुअल रेंट हो जाएगी। पर अगर वाइस वर्सा केस है, वाइस वर्सा केस का मतलब क्या है? अगर मेरा एक्चुअल रेंट और वैकेंसी रेंट मिलाने के बाद भी एक्सपेक्टेड रेंट ही ज्यादा है तो जीएवी मेरी एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगी। इसको याद करने का तरीका समझो और फिर इसका लॉजिक बताती हूँ ऐसा क्यों। याद करने का तरीका क्या है? जिस साइड मुंह खुला हुआ है, जिस साइड इस चीज का मुंह खुला हुआ है, मतलब अगर एक्चुअल रेंट और वैकेंसी रेंट ज्यादा है, मुंह जिस साइड खुला हुआ है, जीएवी मेरी वही चीज हो जाएगी। यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा था, एक्सपेक्टेड रेंट की तरफ मुंह खुला हुआ था तो जीएवी मेरी एक्सपेक्टेड रेंट थी। यहाँ पे एक्चुअल रेंट की तरफ मुंह खुला हुआ है, एक्चुअल रेंट ज्यादा है तो जीएवी मेरी एक्चुअल रेंट हो जाएगी। तो एक चीज याद रखना कि जो चीज ज्यादा है, जो चीज ज्यादा है, जीएवी मेरी वही बन जाएगी। जिस चीज की तरफ फेस खुला हुआ है, जो चीज ज्यादा है, जीएवी मेरी वही बन जाएगी। अब लॉजिक समझो कि इसको ऐसे क्यों नहीं कर रहे, इसको ऐसे क्यों कर रहे हैं। सिंपल सी चीज, हम तो ये क्लेम कर सकते हैं ना, हम ये कह सकते हैं कि भाई आप ये देखो कि मैंने ना, मेरा घर जो था वो मैंने 10 मंथ्स के लिए लेट आउट कर रखा था और बाकी 2 मंथ्स के लिए वो वैकेंट रहा। ना मैं यूज कर रही थी ना टेनेंट यूज कर रहा था, वैकेंट ही रहा वो। ठीक है, एक चीज आपको अभी कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली भी अगर आप वैकेंट भी रहा और वैकेंट भी रहा, वो केस भी मान लिया, पर एक्चुअल रेंट और वैकेंट वाला रेंट मिला के आपके एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा होना ही चाहिए था ना। आपका
एक्चुअल रेंट और वैकेंट रेंट सब मिला के मतलब रेंट हो जाएगा आपके 12 मंथ्स का, वो आपके एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा होना चाहिए था। अगर ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअल रेंट ही आपका जीवी बन जाएगा। पर आपका एक्चुअल रेंट और वैकेंसी रेंट मतलब अगर आपकी प्रॉपर्टी वैकेंट है उसका भी रेंट अगर वैकेंट है, अगर वो वैकेंट नहीं होती तब क्या उसको रेंट मिल रहा होता? वैसे तो प्रॉपर्टी वैकेंट है, उस पर कोई रेंट नहीं है, कोई इसको यूज नहीं कर रहा, पर अगर वैकेंट नहीं होती तब उससे जो मिलने वाला रेंट था और जो रेंट अभी तक मिल चुका है अगर वो फिर भी एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है तो गवर्नमेंट ये सोचती है कि भाई आपने तो कोई घपला किया है। हम ये सोच रहे थे कि आपको एक साल में एक्सपेक्टेड 1 लाख रुपए तो मिलने ही चाहिए, क्योंकि हम पहले मिनिमम लेते थे, हम मिनिमम लेके ही तो एक्सपेक्टेड रेंट निकाला करते थे। 1 लाख रुपए आपको एक साल के मिलने चाहिए। आप ये कह रहे हो कि जो रेंट मुझे मिला और अगर मेरी प्रॉपर्टी वैकेंट नहीं होती तब जो रेंट मुझे मिलने वाला था उन सबको ऐड भी कर दूंगी तब भी मेरा एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा होता। तो इसका मतलब आप तो कुछ भाई गड़बड़ कर रहे हो, इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि एक्सपेक्टेड रेंट को ही हम आपका जीएवी बना देंगे। इसकी इतनी डीप टेक्निकलिटी में मत जाओ, सिंपल सी चीज ये समझो कि जो चीज ज्यादा है, एक्चुअल और वैकेंसी ज्यादा है, इसकी तरफ फेस करो तो जीएवी आपकी वही बन जाएगी, इसकी तरफ फेस करो तो जीएवी आपकी एक्सपेक्टेड रेंट ही बन जाएगी। ये आपका सिंपल सा वैकेंसी का कंसेप्ट होता है। इसके क्वेश्चन देख लो, एफएमसी 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड रेंट आपका 5,20,000 है, रेंट पर मंथ आपका 50,000 है और वैकेंट रहा आपका 3 महीनों के लिए। तो कैसे दिखाओगे? एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट कितना है मेरा? 5,20,000। एक्चुअल रेंट, भाई रेंट पर मंथ कितना है? 50,000। कितने महीनों के लिए कैलकुलेट करेंगे? 50,000 9 मंथ्स के लिए। और वैकेंट रेंट कितना है? 50,000 3 मंथ्स के लिए। वही होगा ना, वैकेंसी 3 महीने के लिए रही। हम क्या कह रहे हैं? वैकेंट रेंट, अगर वैकेंसी नहीं होती तब कितना रेंट मिलता? वही 50,000 इंटू में 3 मुझे मिलता। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 4,50,000 और ये कितना हो गया? 1,50,000। ये स्टिल 5,20,000 से ज्यादा है। 5,20,000 से ज्यादा है ना, 4,50,000 प्लस 1,50,000। तो मतलब एक्चुअल रेंट जो है मेरा, विच मीन्स 4,50,000 जो है वो मेरी जीएवी बन जाएगी। सिंपल चीज, वो मेरी जीएवी बन जाएगी, टोटल नहीं। जीएवी मैंने क्या बोला था? जीएवी आपकी बनेगी एक्चुअल रेंट, एक्चुअल प्लस वैकेंसी रेंट नहीं। ये तो चेक करने का तरीका बताया था कि गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको चलो ठीक है, आपको रेंट इतना मिला और अगर आपकी प्रॉपर्टी वैकेंट नहीं रहती तब आपको रेंट इतना और मिल जाता। अगर वो आपके एक्सपेक्टेड से ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, एक्चुअल रेंट वही ले लो। पर अगर वो एक्सपेक्टेड से भी कम आ रहा है तो जीएवी आपकी एक्सपेक्टेड रेंट ही रहेगी। अब आ जाओ सेकंड वाले केस में। सेकंड वाला केस आपका क्या कह रहा है? एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? 5,20,000। ठीक है। एक्चुअल रेंट कितना है? 20,000 पर मंथ। कितने महीनों के लिए? 10 मंथ्स के लिए। 20,000 इंटू में 10। और वैकेंसी रेंट कितना है? वही सेम, 20,000 इंटू में 2। ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 2 लाख रुपए और ये हो गया आपका 40,000 रुपए। 2 लाख प्लस 40,000, 2,40,000 स्टिल आपका एक्सपेक्टेड से कम है। एक्सपेक्टेड रेंट है 5,20,000 रुपए। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट जो कि कितना है आपका? 5,20,000 रुपए, उसी को आपकी जीएवी बना देंगे। याद करने का तरीका, जहां पे फेस खुला हुआ है वही मेरी जीएवी बन जाएगी। एफएमसी 8, एक्सपेक्टेड रेंट कितना है मेरा? 6 लाख रुपए। ठीक है। रेंट पर मंथ कितना है मेरा? 50,000 रुपए रेंट पर मंथ। तो एक्चुअल रेंट कितना हो गया? 50,000 9 मंथ्स के लिए। वैकेंसी रेंट कितना हो जाएगा मेरा? 50,000 3 मंथ्स के लिए। तो 50,000 इंटू में 9 कितना हो जाएगा मेरा? 4,50,000 और ये कितना हो जाएगा? 1,50,000। डन है। ये कितना हो जाएगा मेरा टोटल, बताना जरा। 4,50,000 और 1,50,000, 5 लाख, 6 लाख के इक्वल आ गया। ये मेरा इक्वल हो गया 6 लाख के। मैंने क्या बताया था आपको? एक्सपेक्टेड रेंट जो है या तो इक्वल रहे एक्चुअल रेंट या वैकेंसी रेंट से, या फिर एक्चुअल या वैकेंसी रेंट ज्यादा रहे, ज्यादा या इक्वल रहे तो जीएवी आपकी एक्चुअल रेंट आएगी। यहाँ पे इक्वल हो गया तो जीएवी क्या लेंगे? जीएवी ले लेंगे मेरा एक्चुअल रेंट विच इज 4,50,000। क्या ये तीनों केस समझ में आ गए? ये तीनों केस समझ में आ गए तो आप वैकेंसी के क्वेश्चन में कहीं भी स्टक नहीं होने वाले, वैकेंसी आपसे बहुत आसानी से हो जाएगी। बस सिंपल सी चीज याद रखने की, जो अगर ज्यादा है, जो ज्यादा है वही मेरी जीएवी बन जाएगी। एक्सपेक्टेड ज्यादा तो एक्सपेक्टेड जीएवी, एक्चुअल ज्यादा तो एक्चुअल जीएवी, बस सिंपल सी चीज। ठीक है।
आई होप तीनों चीज़ें मैंने बहुत आराम-आराम से आपको कराई है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का भी, इंटरेस्ट ऑन लोन का भी और वैकेंसी का कंसेप्ट भी, तीनों चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है? कोई डाउट, कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट क्लास में इसके थोड़े-से और एडिशनल टॉपिक्स करेंगे बिकॉज़ एक आपका जो क्वेश्चन बन के आता है हाउस प्रॉपर्टी का, वो बेटा कंसोलिडेटेड आता है। उसमें सारी चीज़ें मिक्स होगी, जितने भी टॉपिक्स मैं आपको कराऊँगी। तो एक बार सारे टॉपिक्स कर लोगे, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको ये पता चले कि एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। ठीक है?